जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह एक रिवीजन सीरीज है। तो उसके तहत हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रहे थे, जिसके तहत आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण अर्थात लास्ट स्टेज की हम लोग बात करेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 1919 से लेकर 1947 तक का। बहुत ही शानदार वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसे गांधी चरण के रूप में भी जाना जाता है या फिर गांधीवाद के रूप में भी जाना जाता है। ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहिएगा, सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे विद्यार्थियों की जो नए हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हिंदी मीडियम से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस का कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए अब आते हैं वीडियो पर। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत की थी एक शानदार चैप्टर की, जिसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हमने शुरुआत कर दी थी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत एक तरह से हम लोग माने, पहले तो कहते हैं कि 1857 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसे 1857 की क्रांति को दबाने के फलस्वरूप पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन यदि हम बात करें वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भारतवर्ष में कब होती है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद। तो हमने पिछले वीडियोस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 भागों में बांटा था। पहला हमारा था 1885 में उसके स्थापना से लेकर 1905 तक के बंगाल विभाजन तक का टाइम पीरियड, जिसको हम बोलते हैं उदारवादी चरण, क्योंकि उस समय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। लेकिन जैसे ही 1905 में बंगाल का विभाजन इन ब्रिटिशर्स के द्वारा कर दिया जाता है, तो उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ युवा वर्ग के नेता भी थे जिन्हें अरुणय और विनय वाली पद्धति पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने नारा लगाया कि संघर्ष करो और स्वराज्य प्राप्त करो। तो 1905 से लेके 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक के टाइम पीरियड को कांग्रेस में क्या बोलते हैं, उग्रवादी चरण या फिर गर्म दल बोलते हैं, क्योंकि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सूरत में और कांग्रेस 2 गुटों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। नरम दल में वे व्यक्ति रहे जो उदारवादी दृष्टिकोण अपना रहे थे, जो संघर्ष को वरीयता नहीं देते थे। गरम दल में वो व्यक्ति आए जो जोश और हर्षोल्लास के साथ आए कि हम भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाएंगे, इन ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकेंगे संघर्ष के माध्यम से। तो 1919 तक वो उग्रवादी चरण के रूप में चला। लेकिन होता क्या है कि 1915 में गांधी जी की एंट्री हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। सर उसके पहले ये कहां थे, 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और ये एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये इंग्लैंड चले गए थे वकालत की डिग्री प्राप्त करने। तो ये इंग्लैंड से वकालत की डिग्री लेकर आते हैं। उसके बाद 1892-93 में ये चले जाते हैं कहां, साउथ अफ्रीका में। एक दादा थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, इनका मुकदमा लड़ने गांधी जी चले जाते हैं कहां पर, साउथ अफ्रीका में। सारी चीजें आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो वहां पर ये क्या करते हैं, देखते हैं मुकदमे में तो इन्हें जीत मिलती ही है, साथ ही साथ ये देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो रंग भेद का कानून लेकर आ रही थी, मतलब कि लोगों के साथ रंग भेद का रूल लागू कर रही थी, और ये इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। वहीं पर ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, इन्हें उपलब्धि मिलती है। धीरे धीरे करके वहां की सरकार, साउथ अफ्रीका की सरकार गांधी जी से प्रभावित होकर क्या करती है, रंग भेद कानून को वापस ले लेती है। तो उसके बाद जब उन्हें यहां पर सफलता मिलती है, तो हमारे यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो भी अनभिज्ञ नहीं थे, गांधी जी के बारे में सही तरीके से जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति भारतवर्ष में भी प्रवेश करेगा। तो ये 1915 में गांधी जी एंटर कर जाते हैं कहां, भारतवर्ष में। वापस आते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सारी चीजें हम लोग डीपली समझेंगे। तो 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है। तो इनके स्टार्टिंग के 3 सत्याग्रह हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, जैसे कि चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया और खेड़ा। इसको आज के वीडियो में ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तीसरा चरण है 1919 से 1947 तक का, क्योंकि गांधी जी की एंट्री होने के बाद उग्रवादियों को भी रोक दिया जाता है। तो ये अहिंसा के मार्ग को अपनाकर भारतवर्ष को स्वतंत्र करवाने की बात करते हैं। कौन, महात्मा गांधी जी।
तो 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण, 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1919 की मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक के टाइम पीरियड को उग्रवादी चरण बोलते हैं। उसके बाद 1919 से 1947 में भारतवर्ष के आजादी तक के टाइम पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। तो आइए उसी गांधी युग या फिर गांधीवादी चरण को हम समझते हैं। जैसे ही गांधी जी की एंट्री हो जाती है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो आंदोलन का जो स्वरूप था वह जन संघर्ष में बदल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि गांधी जी ने स्वतंत्रता की महत्ता को गांवों में बताया, ग्रामीण लोगों में बताया, तो लोग इससे जुड़ पाए। ठीक है, इन्होंने असहयोग व अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई। ये हिंसा नहीं करते थे, जैसे कि इन्हें कोई अपना रूल वगैरह मनवाना होता था, कोई डिमांड थी, तो ये असहयोग आंदोलन शुरू कर देते थे। असहयोग का मतलब है कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता नहीं करेंगे, और अहिंसा और इनका एक बहुत बड़ा ही अस्त्र था। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन ये करते हैं। हिंदू मुस्लिम मतभेद उस समय चरण पर था जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की भी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है ना, और ये जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, वो उस समय लीग के समर्थन में नहीं थे, लेकिन बाद में ये भी उसके सपोर्ट में आ जाते। मैंने आपको बताया था कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ धार्मिक आधार पर इन ब्रिटिशर्स ने कर दिया, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्यता थी, पश्चिम बंगाल में क्या थी, हिंदुत्व के लोग थे, या फिर हिंदू लोग रहा करते थे, या गैर मुस्लिम लोग थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था हम भारतीयों के मध्य में, और फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे। तो बंगाल का विभाजन करके उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक अलग प्रांत दे रहे हैं पूर्वी बंगाल के रूप में। उसके बाद क्या होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है इन ब्रिटिशर्स के माध्यम से ही मिलकर आगा खां के द्वारा। फिर 1909 का मार्लियामेंटो सुधार आता है, और उसमें क्या किया जाता है डियर, कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर दी जाती है कि जिस विशेष क्षेत्र में मुस्लिम निवास करते हैं वहां मुस्लिम प्रतिनिधि भी होगा और मतदाता भी मुस्लिम ही होंगे। तो इस तरह से ये बांटने की कोशिश करने लगे, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई, सांप्रदायिकता का जहर घुलता गया। खिलाफत आंदोलन आपने देखा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का प्रतिनिधित्व करके कहीं ना कहीं मुस्लिमों को हिंदुओं के साथ लेकर एक भारतीय के रूप में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इस तरह का सांप्रदायिक बीज था जो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हुआ, भारी पड़ा, जिसका ही कारण है कि पाकिस्तान जैसे एक नए देश का गठन कर दिया जाता है। तो 1940 में जिन्ना ने पृथक राष्ट्र की मांग रख दी थी। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अंततः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए समरी है गांधी जी के टाइम पीरियड का। ठीक, अब गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। ये इंग्लैंड जाते हैं वकालत की पढ़ाई करने, और 1892-93 में यह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने। वहां पर इन्होंने देखा कि वहां की सरकार के द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का पारित किया जा रहा था एक्ट, तो इन्होंने उसका विरोध किया। इसको हिंदी में यदि आप बोलेंगे इस एक्ट को एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो रंग भेद कानून आप कह सकते हैं। 1994 में इसी के विरोध में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी दक्षिण अफ्रीका में ही, और टाल स्टॉय फॉर्म की भी इन्होंने स्थापना की, और उसमें सहयोग किसने किया, जर्मनी के एक व्यक्ति थे कालेन बाग, इनका सहयोग कर रहे थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अपना एक अखबार चलाया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहां पर की थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी। ठीक है, 1904 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा। तो इन सारी चीजों के, इनके प्रयासों के द्वारा ही, इनके प्रयासों के कारण ही 1914 में रंग भेद कानून को साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया। जैसे ही रद्द किया गया, इन्हें सफलता मिली, तो गांधी जी भारत वापस आते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे गांधी जी का भारत आगमन। जनवरी 1915 में यह आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं गांधी जी। देखिए मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है। ठीक, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। ये 1915 का टाइम पीरियड आपको पता है कि 1914 में क्या हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। तो ये ब्रिटिशर्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी यहां पर आते हैं, इन्हें पता था कि गांधी जी क्या करेंगे, कि प्रतिनिधित्व करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो गांधी जी से ये लोग कहते हैं कि आप क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करिए, वो हमारे लिए विश्व युद्ध में भाग लें, इसके वजह से हम आपको स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि यदि हमारे लोग भारतीय सेना में भर्ती होकर इन ब्रिटिश
भारतीय लोग ब्रिटिशर्स की सेना में भर्ती होकर यदि इनकी हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बदले में ये हमें स्वतंत्र कर देंगे। तो इन्होंने लोगों से आग्रह किया गांधी जी ने कि जितना हो सके भारतीय लोग क्या करें, शामिल हो ब्रिटिशर्स की सेना में। तो उसी समय गांधी जी को क्या कहा गया, गांधी जी को कहा गया सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, सार्जेंट कहा गया। 1915 में ही सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है ना। कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में गांधी जी को प्रोवाइड कर दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह कैसे थे, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों का, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन। जो चंपारण का सत्याग्रह था नील बागान मालिकों के खिलाफ था, क्योंकि नील की खेती धीरे धीरे बंद होने लग गई थी, नील की उपयोगिता खत्म होने लग गई थी। लेकिन ये बागान मालिक तकावी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दिए थे वहां के किसानों के लिए, मतलब उनका शोषण कर रहे थे। किनका? भारतीय किसानों का। क्योंकि जर्मनी में रासायनिक रंग, जिसे आप डाई बोलते हैं, इसका विकास हो चुका था और नील की डिमांड कम हो गई थी। फिर भी वो लोग क्या करते थे, इनको पैसा वगैरह न देके खेती करवाते थे। और आपको पता होगा एक बार जहां पर नील की खेती कर दी जाए कई वर्षों तक वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक। तो वहीं चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने इस बात से गांधी जी को अवगत कराया कि हम लोगों का शोषण ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत बुरी तरह से किया जा रहा है, हमसे नील की खेती करवाई जा रही है, हमें ऋण वगैरह देके हमसे वसूला जा रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं इन चीजों से, ठीक। तो गांधी जी आते हैं, इनके प्रयास से आंदोलन किया गया, ठीक है ना। और आंदोलन क्या होता है, सफल हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। टाइम पीरियड है 1917 का। उसी समय पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। पहले इनको गांधी जी बोला जाता था, ठीक, हम इन्हें क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें दिया था। कब दिया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। उसके बाद आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, 1918 में हो जाता है। मजदूरों के द्वारा प्लेग बोनस की मांग की जा रही थी। देखिए 1918 में अहमदाबाद गुजरात आप जानते हैं, वहां पर प्लेग फैला हुआ था। तो क्या किया जा रहा था कि वहां के जो मजदूर थे मिल मालिकों से क्या करते थे कि बोनस की डिमांड कर रहे थे और मिल मालिक ये देने के लिए राजी नहीं थे, तो वो अनशन पर बैठ गए थे, हड़ताल करने। गांधी जी को इस बारे में पता चला। गांधी जी ने कहा मालिकों से कि आप 35% बोनस दे दीजिए हमारे मजदूरों को। लेकिन मालिकों ने सिर्फ 20% बोनस देने की ही बात कही। जब गांधी जी को यह पता लगा कि ये जिद पर अड़े हुए हैं, तो गांधी जी, आपको पता है कि गांधी जी ने पूरे के पूरे आंदोलन को जन संघर्ष में बदल दिया था। लोगों का सहयोग इन्हें मिल रहा था। इन्होंने लोगों से कहा ऐसा है आप लोग आंदोलन करो, हड़ताल पर बैठ जाओ आप लोग, ठीक। इन्होंने हड़ताल करने का आदेश दिया, मिल बंद होने लग गई। तो आगे चल के मालिकों ने 35% की मांग को मान लिया। तो होता क्या है, गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूरों का भी आंदोलन पूरी तरह से सफल हो जाता है। इसमें इनकी सहायता किसने की? अनुसुईया बेन ने इनकी सहायता की थी। किसकी? गांधी जी की। तीसरा इनका सत्याग्रह में अगर बात करूं तो वो था खेड़ा का सत्याग्रह 1918 में। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। कैसे? दूसरा असहयोग आंदोलन सर, वो जो खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ था, वो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक। उसके बारे में आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक। सॉरी। हुआ क्या था कि खेड़ा में फसल की बर्बादी हो गई थी और किसानों से फिर भी मालगुजारी की मांग की जा रही थी। प्रत्येक किसानों से मालगुजारी मतलब इस तरह से वो वसूला जाता है ना, लगान वगैरह, तो यह वसूला जा रहा था किसानों से। फसल की बर्बादी के बाद भी जब उपज हुई नहीं है तो किसान कहां से देगा? किसान ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसके उपलक्ष्य में ही गुजरात सभा नामक एक सभा का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे आप महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं। और उसमें कहा गया कि जो किसान ये लगान देने लायक हैं सिर्फ उनसे ही वसूली की जाए। कहीं ना कहीं यह चरितार्थ भी ठीक था यथार्थ रूप में। तो सरकार ने गांधी जी की इस मांग को मान लिया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, ये मांग भी उनकी पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रबुद्ध और स्ट्रांग नेता के रूप में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं गांधी जी। और ये आगे चल के ब्रिटिशर्स के लिए खतरा होने वाले हैं, उनको पता था, क्योंकि इनके साथ जनता थी, ठीक है ना। गांव गांव में जाकर यह राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते थे। मुख्य सहयोगी कौन कौन रहा? तो खेड़ा में ही इनकी मुलाकात होती है उस महान पुरुष से जिसे हम लोग बोलते हैं भारत के
आयरन मैन, ठीक है ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनका सहयोग किया, इंदुलाल याज्ञनिक और विठल भाई पटेल। तो इस तरह से गांधीवादी चरण की शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी है। हमने गांधी जी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देखी कि गांधी जी कौन है, कैसे आए, कहां से डिग्री ली, साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या किया, जैसे नटौल कांग्रेस की स्थापना, और साथ ही साथ किस चीज की, इंडियन ओपिनियन अखबार, फिनिक्स आश्रम, इन सब की स्थापना ये कहां पर करते हैं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इनकी वापसी होती है, 3 सत्याग्रह चलते हैं, चंपारण नील किसानों के लिए था, नील के किसानों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद में मिल के लिए था, मजदूरों के लिए था, यहाँ पर किसानों के लिए था, और खेड़ा भी किसानों के लिए था। इस तरह से पूछा जाता है, गांधी जी के सत्याग्रह मैच करने के लिए देता है कि कौन किससे संबंधित था। उम्मीद है आप लोगों के समझ में चीजें आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और शानदार तरीके से हम लोग इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।